गुड मॉर्निंग। और मैं आज पुनः हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर शिवाजी कुमार और मैं लॉ एजुकेशन के इस चैनल में आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जो अलग अलग स्कूल्स है, अलग अलग थॉट्स है और जूरिस्प्रूडेंस के, वो इससे पहले हम लोग जो है एनालिटिकल, जो फिलोसफिकल एनालिटिकल स्कूल, लॉ ऑफ स्कूल है, और हम लोगों ने हिस्टोरिकल लॉ ऑफ स्कूल के बारे में जाना है। अब फिलोसफिकल स्कूल्स और थॉट्स ऑफ लॉ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो फिलोसफिकल स्कूल्स, द फिलोसफिकल और moral school concern itself mainly with the concern of law, specific thoughts which law is intended to accomplish. It tries to explore the reasons for which a particular law has been established, and it is not related to its recorded or scholarly substances. तो चलिए हम लोग इसको हम लोग तो इससे पहले तीसरे स्कूल्स के बारे में हम लोग जानकारी हम लोग जैसे कि हमने जो ये तीसरा स्कूल ऑफ लॉ है, जैसे कि हम लोगों ने पहले जाना है कि एनालिटिकल जो स्कूल ऑफ लॉ में हम लोग ने ये बताया है कि जो लॉ जो है स्टेट बनाता है, और जिसमें 3CSS मतलब कमांड, सोवेरीन और जो है सैंक्शन, तो इसके बारे में एनालिटिकल जो है करना है। उसी तरह हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ मानना है कि लॉ जो है सोसाइटी से डिराइव होता है, और तो जिससे कि मैक्सिमम हैप्पीनेस जो है वही लॉ होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुश हो सके। तो दोनों स्कूल जो है, इससे पहले दोनों का दोनों लॉ जो है अपने में महत्वपूर्ण है, लेकिन जो है अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं कि स्लेवरी लॉ के बारे में चर्चा करें, तो एनालिटिकल लॉ में एनालिटिकल लॉ जो है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ है, वो बताती है कि जो लॉ जो है स्टेट बनाएगा, तो उसमें जैसे कि स्टेट हमने बताया था CSS, मतलब जो स्टेट जो है लॉ बनाएगा वो जो है कमांड देगा, फिर सोवेरीन होना चाहिए स्टेट को, और उसको सैंक्शन करेगा। उसी तरह हिस्टोरिकल फिलोसफी लॉ ऑफ हिस्टोरिकल लॉ ये बताती है कि जो मैक्सिमम लोगों का जो वो लॉ बनाना है जिससे सोसाइटी में मैक्सिमम लोग उससे खुश रह के मैक्सिमम लोग हैप्पी रह सके। लेकिन ये दोनों लॉ अपने जो स्कूल ऑफ लॉ है अपने अपने जगह सही, लेकिन आप इमेजिन कीजिए कि हम जो है कोई ऐसा लॉ बनाते हैं जिसमें स्लेवरी सिस्टम है, तो यहाँ देखने की ज़रूरत है कि क्या हम एनालिटिकल तरीके से या हिस्टोरिकल तरीके से उसमें लॉ बना सकते हैं। इसके लिए आया तीसरा स्कूल ऑफ लॉ आया फिलोसफिकल स्कूल, जिसमें हम लोग रीजनिंग तरीके से, लॉजिकल तरीके से जो है तो इसमें ये देखना रहता है कि मैक्सिमम जस्टिस वो लॉ बनाना है जिसमें तो जिसमें इसमें फेयर रूल्स, और इसी का दूसरा नाम नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ भी है। तो ये इसमें है कि हम जो लॉ बनाते हैं फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, इसमें ये देखना है कि ये क्या सही में जस्टिस दे पाता है कि नहीं। नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ भी इसको कहा जाता है। तो इसमें जानने की बहुत ज़रूरी है, और हम इसको आगे डिस्कशन भी करेंगे। और अकॉर्डिंग टू द
exponent of this school, the legal philosophy must be based on ethical values so as the motivate people for upright living. The science of ethics deals with the principles of morality which molds man's conduct, enabling him to distinguish between right and wrong, and respect the rights of others in order to maintain the social harmony. तो आपने देखा कि अ, अ, जो फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है ये इसमें इस बात पर ज़्यादा ध्यान देती है कि जो वह जस्टिस करना है जिसमें क्या रॉन्ग है क्या राइट है इसको लॉजिकल तरीके से इसको बनाया जा सके और इसमें ये भी देखना है कि ज़्यादा ये जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे और सोशल हार्मनी भी मेंटेन रहे। अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द पर्पस ऑफ लॉ इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। और इस स्कूल्स को हम लोग इथिकल स्कूल्स भी कहते हैं। तो इस बात को भी जाना है कि जो हम लोग का 4 ब्रांचेज है जूरिस्प्रूडेंस के, एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस है, दूसरा हिस्टोरिकल जूरिस्प्रूडेंस है, तीसरा सोशोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस है, चौथा हमारा इथिकल जूरिस्प्रूडेंस है। तो ये चौथा पार्ट जो है इथिकल, ये उसी को बोलते हैं फिलोसफिकल jurisprudence. So according to this school, the purpose of law is maintain law and order in society, and legal restriction can be justified only if they promote the freedom of individual in society. इसमें ये बोला गया है कि the ethical school of jurisprudence expounds the first principle of law as ought to be. ये बोल ज़्यादातर इसमें है कि क्या होना चाहिए, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। जबकि एनालिटिकल थ्योरी में CSS मतलब कमांड, सबरग्रीन एंड सैंक्शन, वहीं हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ में जो मैक्सिमम सोसाइटी में जो मैक्सिमम हैप्पीनेस दे उस पर जोर दिया गया है। और इसमें जो इथिकल और फिलोसफिकल है कि क्या करना चाहिए, इस पर ज़्यादा जोर दिया। इट इज नाइदर कंसर्न विद द हिस्टोरिकल पास्ट नॉर विथ द एनालिटिकल प्रेजेंट, बट विथ द फ्यूचर ऑफ लॉ इज टू आउट टू बी। द साइलेंट फीचर ऑफ द इथिकल jurisprudence may be briefly be stated as follows. The concept of justice has a philosophical or ethical content, and law and justice are closely interrelated concepts. Law is meant to attain the ends of justice. तो इसमें है कि जस्टिस जो है मेंटेन करने की बात, बार बार जस्टिस पर ही जो है इसमें ध्यान दिया गया है। तो फिर इस बात को जानना जरूरी है कि हमारा जो फिलोसफिकल स्कूल या लॉ ऑफ स्कूल है इसमें क्या होना चाहिए, एग्जैक्ट क्या बोलता है, उस पर ज़्यादा जोर दिया गया है। दूसरा है कि इथिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस कंसर्न itself with the manner in which law fulfill the purpose of attainment of justice। मतलब मैं फिर इसमें दिया गया है कि जस्टिस को क्या करना है, किस से जस्टिस होगा, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तीसरा है इट सीक्स टू डिफरेंशिएट बिटवीन द स्फीयर्स ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ये इस बात पर इसमें ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि इसमें जो है स्फीयर्स in attempt to highlight the ethical significance of legal concept। और इसको जो इथिकल फिलोसफिकल या इथिकल लॉ
ऑफ स्कूल है, ये नेचुरल लॉ पर ज़्यादा ज़्यादा जो ध्यान दिया गया है। और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिसमें हम लोग सब जानते हैं कि सोसाइटी हो या कोई सोसाइटी हो तो लॉ, कोई भी लॉ जो है इंसान ही बनाता है। इसमें तो इस पर ज़्यादा है कि इस जो है फिलोसफिकल स्कूल ऑफ लॉ में इथिकल वैल्यू पर जो है पर बात करता है। तो जिससे कि सोसाइटी में एक हार्मोनी बना रहे, सोसाइटी में हार्मोनी, और इंडिविजुअल व्यक्ति भी अगर, तो आपने देखा होगा कि एनालिटिकल जूरिस्प्रूडेंस में स्टेट को पावर दिया गया है उसको बनाने के लिए, और उसको कष्ट जो है उस पर CSS मतलब उसको कमांड, सोवरेन और उस पर सैंक्शन किया जा, उस पर ज़्यादा फोकस दिया था। वहीं हिस्टोरिकल लॉ जो है उसमें ज़्यादा जो है उसने इस बात पर ध्यान दिया है कि क्या मैक्सिमम लोग चाहता है, और फिलोसफिकल में ज़्यादा नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस ने इस पर ही इसको मानना है। तो अलग अलग तो अभी हम इसमें अलग अलग जूरिस्ट ने क्या उसका क्या मानना था फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले इमानुल कैंट 1724 to 804 develops his metaphysical method further and held that ethics and law are not on the same things. According to him, ethics relates to man's spontaneous act, while law deals with all these acts to which a man can be compelled. तो उनका ये मानना था हमारा इमानुएल कांट। तो कांट pointed out the law to be acceptable to people in general, should have within an element of justness. According to him, legislation could be effective only when it represents the united will of the people. He upheld freedom of speech as prerequisite of good government. तो इन्होंने इमानुएल कांट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर ज़्यादा जोर दिया। उसी तरह हेगल 1770 to 1831 जो उसको जो कांट का जो थॉट था उसको या उनको आगे बढ़ाया। तो क्रेडिट फर्दर द कांट्स doctrine of freedom of will. In his opinion, the purpose of making of law is reconcile the conflicting egos in society. This is achieved by the merger of self-centered consciousness of each ego, resulting into universal consciousness. In other words, the legal right is the objective realization of the fact that freedom of each ego is limited by like freedoms of others ego. तो हेगल ने का जोड़ जो है ईगो पर रहा। इसी तरह
जो अलग अलग जो हमारे स्कॉलर हैं, जूरिस हैं, उन्होंने अलग अलग बात को रखा। तो हेगल का मेन जो है ज़्यादा उस पर उन्होंने ध्यान दिया, पहला यूनिवर्सल, पार्टिकुलर एंड इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स, और उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच पर अपनी बात को ज़्यादा दिया। किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच और होनी और उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा कोहलर 1849 और 1919 में वो भी अपने जो है थॉट्स रखें, एंड he was much influenced by the Hegelian legal theory. He conducted Hegel's idea of universal civilization but did not agree with the view that is an internal law of universal body of legal institution uniformly suited to all society. What may be good for one particular society may not be necessary so for others. He emphasizes that human society is ever changing and progressing, and law is meant to respond favorable to these changes. Kohler defined law as the standard of conducting which is consequences of the inner impulse that urges man towards the reasonable from the life emanates from the whole and it force upon the individual. तो आपने देखा कि कोहलर का जो थॉट था वो थे। इसके अलावा जो है इम्प्लीकेशन पर भी जो है इथिकल लीगल फिलॉसफी जो है उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो इसको समझना जरूरी है कि जो नेचुरल लॉ पर भी जो है आपने देखा होगा कि इस पर भी हम लोग किया गया है। तो आप ये देख सकते हैं कि तीन चीज है, इसको इथिकल जो फिलोसफिकल स्कूल्स को हम इथिकल लीगल और नेचुरल लॉ भी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको याद रखने की ज़रूरत है। तो आपने देखा होगा कि ये जो है नेचुरल लॉ जो है इसको भी बोला गया। तो the cumulative effect of the legal philosophy developed by historical and ethical jurists and the impact of analytical positivism of Austin generated a new wave of thinking about the true nature, content, the purpose of law, and its relation with the state. Analytical school had ignored the social aspect of law and denounced its ethical basis.